राज्य सरकार। ये अध्याय 2 और 3 राज्य सरकार के बारे में है और ठोस उदाहरण ये सरकार के काम और ढांचे को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। हमने इनमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में उदाहरण लिए हैं, जबकि कुछ दूसरे उदाहरण भी उतने ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अध्याय 2 लोगों के लिए बहुत महत्व रखने वाले एक मुद्दे के रूप में स्वास्थ्य की चर्चा करता है। स्वास्थ्य सेवाओं के सार्वजनिक और निजी दोनों पहलू हैं। भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं सबको प्राप्त नहीं है, लेकिन हमारा संविधान यह मानता है कि स्वास्थ्य का अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों का भाग है। फिर भी वह समान रूप से सबके लिए उपलब्ध नहीं है। यहाँ दिए गए विवरणों की मदद से विद्यार्थी यह देख पाएंगे कि सरकार की अपेक्षा की जाने वाली भूमिका और आदर्श क्या होने चाहिए और उसके ढांचे के पीछे किस प्रकार के तर्क व आधारित निहित है। वर्तमान स्थितियों को बदलने के कुछ तरीकों की भी चर्चा अध्याय में की गई है। सरकार का कार्यप्रणाली और प्रतिनिधित्व उत्तरदायित्व है, वह सार्वजनिक हित जैसे अवधारणाओं की बातचीत अध्याय 3 में की गई है। यद्यपि विधायिका और कार्यकारिणी दोनों के बारे में चर्चा की गई है, हम यह अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि विद्यार्थी इनके बीच कई बारीकी अंतरों को पूरा तरह पकड़ पाएगा। यही बेहतर होगा कि हम धैर्यपूर्वक उन कई प्रश्नों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करें, जैसे सबको सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन लग रहा है, विधायक से यह समस्या हल क्यों नहीं हो सकती आदि। ऐसे प्रश्नों की मदद से वे सरकारी ढांचे के तर्कों और आधारों को स्वयं अपने मन में निर्मित कर पाएंगे। यह बहुत जरूरी है कि बच्चे सार्वजनिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने का आत्मविश्वास पा सकें और इन अध्यायों के अभ्यास को करते हुए सरकार की भूमिका की सही समझ बना सकें। आप उनके साथ चर्चा करके और समस्याओं के निदान ढूंढने के लिए कई परिचित मामलों का चुनाव कर सकते हैं, जैसे पानी, यातायात, स्कूल की फीस, किताबें, बाल श्रम इत्यादि। वाल पेपर के माध्यम से उन्हें अपने विचार प्रस्तुत करने दीजिए। सरकार और उसके कार्य पर चर्चा अमून, उबाऊ और रुखी हो जाती है। इसीलिए यह और भी जरूरी हो जाता है कि इस अध्याय को करते हुए हम कक्षा को ज्यादा शिक्षात्मक बनाने के बजाय चर्चा, विचार विमर्श और गतिविधि से भरपूर बनाएं। स्वास्थ्य स्वास्थ्य संबंधी स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। सारे स्वास्थ्य के दृश्य दिखाए गए हैं। लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण करने के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उसके संबंधी समस्याओं को जांचेंगे। इस अध्याय के उपशीर्षकों को देखिए। आपके विचार में यह विषय सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ा हुआ है? स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य के बारे में अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना, लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। आपने उपर्युक्त कोलाज में से कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़ कर देखा होगा। प्रायः हम यह ध्यान नहीं देते कि उपर्युक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से ही है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ जल और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर, यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले तथा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक है। हम सब चाहते हैं कि हमें जो भी कार्य करें चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त और आक्रामक रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। क्या आप इन सभी चित्रों या इनमें से कुछ को स्वास्थ्य के संबंधी समझते हैं? यदि हाँ, तो किस प्रकार समूह में चर्चा कीजिए। ऊपर दिए गए कोलाज से 2 स्थितियां छांटिए जो बीमारी से संबंधित नहीं है। वे कैसे स्वास्थ्य से संबंधित हो सकती हैं? इस पर 2 वाक्य लिखिए।
भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। आइए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलू का परीक्षण करें। यहाँ दी गई तालिका के प्रथम एवं द्वितीय स्तंभों को दिखाई गई स्थितियों की तुलना कीजिए। क्या आप इन स्तंभों को शीर्ष कोई शीर्षक दे सकते हैं? संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 30,000 से अधिक नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफी कम है। पिछले वर्ष में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफी वृद्धि हुई है। सन 1950 में भारत में केवल 2,717 अस्पताल थे। सन 1991 में 11,174 अस्पताल थे और 2017 में यह संख्या बढ़कर 23,583 हो गई। भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष तपेदिक यानी टीबी से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह संख्या कम नहीं हो रही है। भारत में विदेशियों से बहुत से पर्यटक आते हैं। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जा सकती है। हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती है। इन बीमारियों में 21% जल जनित होती हैं, जैसे हैजा हो गया, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस हो गई। भारत विश्व का दवाई निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है। यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। भारत के समस्त बच्चों में से आधे को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है और वे अल्प पोषण के शिकार होते हैं। भारत में प्रायः यह कहा जाता है कि हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ है, क्योंकि सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त धन और सुविधाएं नहीं है। ऊपर दिए गए बाएं हाथ के स्तंभ को पढ़ने के बाद क्या आप इसे सही मानते हैं? चर्चा कीजिए। बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशाला, एम्बुलेंस की सुविधाएं, ब्लड बैंक आदि, जो मरीजों को आवश्यक सेवाएं और देखभाल उपलब्ध करा सके। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टर तथा अन्य विशेषज्ञों की जरूरत है, जो परामर्श दे सके, रोग की पहचान कर सके और इलाज कर सके। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाई व उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की जरूरत पड़ती है। भारत में बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने को पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सक विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकों और विधियां उपलब्ध हैं। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। यह विरोधाभासजनक स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ है। हम इस अध्याय में इसके कुछ कारणों को जानेंगे। ये चित्र में प्रयोगशाला में दिखाई गई है। ये प्रयोगशाला सरकारी अस्पताल में मरीजों को अक्सर ऐसी लंबी लाइनों में खड़ा होकर इंतजार करना पड़ता है। हाकिम शेख की कहानी। हाकिम शेख पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति PBKMS के एक सदस्य थे, जो पश्चिम बंगाल में खेतिहर मजदूरों का एक संगठन है। 1992 में एक शाम वे चलती ट्रेन से गिर गए और उन्हें सिर पर चोट आई। उनका हालत बहुत नाजुक था और उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। उन्हें कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया गया, क्योंकि वहां कोई बिस्तर खाली नहीं था। दूसरे अस्पताल में आवश्यक
आवश्यक सुविधाएं या उनके इलाज के लिए जरूरी विशेषज्ञ नहीं थे। इसी प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया, किंतु किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया। अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया गया। उन्होंने अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया। जिन्हें अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया था, उनकी उपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज व क्षुब्ध होकर हाकिम शेख एवं पीबीएमएस ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। उपरोक्त दी गई कहानी को पढ़िए, कल्पना कीजिए कि क्या आप एक न्यायाधीश हैं, आप हाकिम शेख को क्या कहेंगे। एक इलाज का खर्च। अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं। रंजन का परिवार साधन संपन्न है, जबकि अमन के माता पिता जैसे तैसे गुजारा चलाते हैं। अरे अमन, बड़े दिनों बाद मिले, कैसे हो भाई? वायरल बुखार हो गया था और अस्पताल जाना पड़ा। अच्छा, मुझे भी वायरल हुआ था। मैं इसी सोमवार से स्कूल आ रहा हूँ। मेरे डैडी किंग्सवे के नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने ले गए। वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। अस्पताल की बिल्डिंग ऐसे चकाचक दिखती थी कि मुझे लगा कोई 5 सितारा होटल है। डैडी कह रहे थे कि यह एक प्राइवेट अस्पताल है और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं यहाँ मिलती हैं। रिसेप्शन काउंटर पर ही डैडी को 500 रुपये देने पड़े। डॉक्टर को दिखाने से पहले ही पता है वहाँ बड़ा अच्छा संगीत बज रहा था और सब कुछ कितना साफ सुथरा और जगमगा था। डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण करवाने को कहा, पर वहाँ तो सब लोग दोस्त की तरह बात कर रहे थे। एक महिला ने जांच के लिए मेरा खून लिया। उसने बातों बातों में खूब मजाक किया और मुझे दर्द का पता ही नहीं चला। जब सारे परीक्षण के नतीजे आ गए तो हम वापिस डॉक्टर के पास गए। उन्होंने नतीजे को देखा और कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे सिर्फ वायरल हुआ है। उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख दी और आराम करने को कहा। क्या तुमने रियलिटी टीवी पर बैटमैन वाला चुटकुला सुना है? हाँ तो छोटा जनाब, यह गुलाबी गोली दिन में 3 दफा लेनी है और यह सफ़ेद वाली सोने से पहले। यह शरीर में दर्द के लिए है और यह एक सिरप है, घबराओ नहीं, बढ़िया स्वाद है इसका। धन्यवाद डॉक्टर, मुझे तो अभी से ठीक लगने लगा है। तुझे यह सारी बातें बताने के लिए मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, अपनी तो कहो, तुम किस अस्पताल में गए? हाँ हो हूँ। सच में कितना ज़्यादा समय लगा? हम एक बड़े से सरकारी अस्पताल में गए। हमें ओपीडी काउंटर पर ही एक लंबी लाइन में इंतजार करना पड़ा। मेरी तबीयत इतनी खराब हो रही थी कि मैं पूरे समय अम्बा के सहारे टिका रहा हूँ। वह तुम्हारे वाले अस्पताल जितना अच्छा तो नहीं था। पहले तो अम्बा मुझे ले ही नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि इसमें बहुत समय लगने वाला था। जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच की और खून की जांच कराने के लिए कहा। इसके लिए हमें एक लंबी लाइन में खड़े होना पड़ा। जहां जांच के लिए खून लिया जा रहा था, वहां तो बहुत भीड़ भड़का हो रहा था। हमें 3 दिन बाद खून की जांच का नतीजा मिला। फिर हम वापिस अस्पताल गए। उस दिन वहां कोई दूसरी डॉक्टर बैठी थी। मुझे इसका ओपीडी कार्ड दिखाओ और खून का रिपोर्ट जल्दी करो। इसे वायरल हुआ लगता है। कोई फिक्र की बात नहीं है, बुखार उतरने की यह गोली इसे देनी है बस, और कुछ नहीं। मेरा अस्पताल था तो बहुत बढ़िया, पर उन्होंने मुझे ज़्यादा दवाइयाँ दे दी और मेरे इलाज में ज़्यादा खर्च हो गए। अच्छा, मेरे इलाज में तो ज़्यादा खर्च नहीं हुए। सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। उपर्युक्त कहानी से आप समझ गए होंगे कि स्वास्थ्य सेवाओं में 2 मोटे वर्गों में बांटा सकते हैं, सेवाएं और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। जब आप बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं? क्या आपको किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? अपने अनुभव के आधार पर एक अच्छे अनुच्छेद लिखिए। सरकारी अस्पताल में अमन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? आपके विचार से अस्पताल कैसे बेहतर ढंग से काम कर सकता है? चर्चा कीजिए। रंजन को इतना अधिक पैसे क्यों खर्च करना पड़ा? कारण बताओ। निजी चिकित्सालयों में हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? चर्चा कीजिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं
सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े होते हैं, जिससे ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियां साधारण साधारण से लेकर विशेष देखभाल की जरूरत वाली बीमारियां का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां पर एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए परीक्षण दिया जाता है और ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर की देख रेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी केंद्र कई गांवों की जरूरत को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देख रेख करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया था और एक ऐसे भी विशिष्ट सरकारी अस्पताल था जिनका जिक्र हाकिम शेख की कहानी में हुआ था। इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, इसीलिए ये सुविधाएं सबके लिए है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सके। स्वास्थ्य सेवाओं का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा यह हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए। सरकार से कर प्राप्त का उपयोग सेवाओं को मुहैया करवाने में खर्च करती है, जिससे सभी नागरिकों को फायदा होता है। प्रतिरक्षा, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, राज्य मार्ग इत्यादि कुछ सेवाओं में सभी नागरिकों को लाभ होता है, अन्यथा इन सेवाओं की व्यवस्था स्वयं नागरिक नहीं कर सकते। करों से ही कुछ विकासात्मक कार्यक्रम तथा सेवाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि, जिनसे जरूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलते हैं। करों से प्राप्त धन का उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि मामलों में राहत तथा पुनर्वास के लिए भी किया जाता है। अंतरिक्ष, परमाणु एवं क्षेपणास्त्रों से संबंधित कार्यक्रम को भी करों के द्वारा प्राप्त राजस्व से ही चलाया जाता है। सरकार खासतौर से गरीबों को कुछ सेवाएं प्रदान करती हैं जो वे बाजार से नहीं खरीद पाते। इसका एक उदाहरण स्वास्थ्य संबंधी सेवा है। क्या आप ऐसे अन्य उदाहरण दे सकते हैं? अन्यथा यह असफल हो जाएगी। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलरों व घरों की छतों आदि पर पानी एकत्र न होने दें। हाकिम शेख के प्रकरण को पुनः याद कीजिए। क्या आप जानना चाहेंगे कि उनके मामले में कोर्ट ने क्या निर्णय लिया? हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना सरकार की प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। अदालत ने कहा कि हाकिम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उससे उनकी जान भी जा सकती थी। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता तो उसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा सकती। अदालत ने यह भी कहा कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों की आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे, जिससे आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। कई सरकारी अस्पतालों ने हाकिम शेख का इलाज करने से मना कर दिया था, इसीलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वह हाकिम शेख द्वारा इलाज पर व्यय किए गए पूरे खर्च का भुगतान करे। निजी स्वास्थ्य सेवाएं। हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी RMP मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं, जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी हैं। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं जो परीक्षण करती हैं व विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। ऐसी दुकानें भी हैं जहां हम दवाइयां खरीद सकते हैं।
खरीद सकते हैं। ये गांव के एक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज की दवाई देती एक डॉक्टर। ये चित्र एक सरकारी अस्पताल में अपनी बीमार बच्चे के साथ एक औरत। यूनिसेफ के अनुसार हर साल 10 लाख बच्चों ऐसे संक्रमण से मर जाते हैं जिन्हें रोक पाना संभव है। किन किन अर्थों में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था सबके लिए उपलब्ध एक सेवा है? कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों अथवा अस्पतालों की सूची बनाइए जो आपके घर के पास है। अपने अनुभव से अथवा उनमें से किसी एक में जाकर केंद्र चलाने वाले लोगों का और वहां दी जाने वाली सुविधाओं का पता लगाइए। जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती हैं। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती हैं। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में भी लगी हैं। शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकानें देखी जा सकती हैं। ये चित्र में दिखाई गई है दिल्ली के प्रमुख निजी अस्पताल में देखभाल का कमरा। स्वास्थ्य सेवा और समानता क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराता है? हम आपके घर के पास कौन सी निजी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है, उन्हें चलाने के लिए लोगों और वहां दी जाने वाली सुविधाओं का पता लगाइए। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है कि जहां तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधों के जेनेरिक नाम से ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि वह युक्त और उपयुक्त रूप में हो। हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयाँ महंगी होती हैं, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते और इसीलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्रायः ऐसे कार्य को प्रोत्साहित करती हैं जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए प्रायः देखा जाता है कि कुछ चिकित्सक जरूरत से ज्यादा दवाइयां, इंजेक्शन या सेलाइन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारणतः इलाज भी पर्याप्त हो सकता है। जन औषधि मेडिकल स्टोर, दाम कम, दवाई उत्तम। जन औषधि मेडिकल स्टोर is a chain of a medical store initiated by the central government to offer quality generic medicine at much lower price. As a consumer, you want branded medicine at a high price or same generic medicine is at a later price. तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। वे लोग भी जिन्हें हम गंभीर नहीं समझते दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। एक अध्ययन में यह पाया गया कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं उनमें से 40% लोग खर्च का भुगतान करने के लिए पैसा उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति बेचते हैं। ग्रामीण इलाकों में एम्बुलेंस अक्सर एक जीप ही मरीजों के लिए चलता फिरता दवाखाना बन के आती है। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है कि गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। वे परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना उन्हें खाना चाहिए। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता और इसीलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। बीमार पर होने वाले खर्चे से उनकी हालत और खराब हो जाती है। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम हैं और वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते हैं। वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं होती। एक योग्य डॉक्टर को दिखाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। क्या किया जा सकता है?
इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश के लोगों की स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। यह सरकार की उत्तरदायित्व है कि वो अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों को, सुविधाहीन व गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन का आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। इसीलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। ऐसा करना संभव है। अगले पृष्ठ पर दिए गए उदाहरण देखिए। सतत विकास लक्ष्य 3 उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाल। WWUNDP ऑर्गेनाइजेशन गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग SD है। केरल का अनुभव। 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। इससे पंचायत अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी आपूर्ति कर सकती थी। इससे गांवों के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूल और आंगनबाड़ियों के लिए काम को सुनिश्चित किया गया और गांव के विशेष समस्या पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों से स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का न होना आदि। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें http://LSG केरल गवर्नमेंट इन। चित्र में ऊपर दिए गए भारत के नक्शे में केरल राज्य को गुलाबी रंग से दिखाया गया है। इस पुस्तक के पृष्ठ 111 पर भारत का नक्शा दिया गया है। इस नक्शे पर अपनी पेंसिल से केरल राज्य की आकृति बना सकते हैं। आइए अब एक अन्य देश का उदाहरण देखें और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे पर उनका कार्य पद्धति को जानें। कोस्टा रिका का तरीका। कोस्टा रिका का मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। कई वर्ष पहले कोस्टा रिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेगा। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। कोस्टा रिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश की स्वास्थ्य होना जरूरी है और इसीलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत धन देती है। कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं और सुविधाएं देती है, जैसे पीने की सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। अभ्यास प्रश्न। संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह कहता है कि पोषण, आहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य सरकार का कर्तव्य है। ये सतत विकास लक्ष्य 6 जल और स्वच्छता WWUNDP ऑर्गेनाइजेशन से गोल 0.6 SDG क्लीन वाटर एंड सस्टेनेंस। महत्वपूर्ण शब्द में शब्द संकलन सार्वजनिक और मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। इसे स्कूल, अस्पताल, टेलीफोन सेवाएं आदि शामिल हैं। लोग इन सेवाओं की मांग कर सकते हैं। यदि संस्थाएं ठीक से काम नहीं करती तो इन पर सवाल उठा सकते हैं। निजी वह सेवा या कार्य जो किसी व्यक्ति या कर्मचारी द्वारा अपने मुनाफे के लिए आयोजित किया जाए। चिकित्सक, पर्यटक। ये वे विदेशी पर्यटक हैं जो इस देश के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से यहाँ आते हैं जहाँ उन्हें अपने देश की तुलना में बहुत कम मूल्यों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। संचरणीय बीमारी। ये वे बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों को कई माध्यम से संचरित हो जाती है, जैसे पानी, भोजन, हवा इत्यादि। OPD यह आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या बाह्य रोगी विभाग का संक्षिप्त रूप है। अस्पताल के किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने वाले से पहले रोगी OPD में जाते हैं। नैतिक उपचार। किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले नैतिक सिद्धांत। जेनेरिक नाम। दवाइयों के रासायनिक नाम। वे दवाइयाँ में प्रयुक्त सामग्री की पहचान करने में मदद करती हैं। वे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। उदाहरण के लिए एसिटाइलिन सैलिसाइलिक एसिड एस्पाइरिन का जेनेरिक नाम है।